हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी तक हम अपने इस मॉड्यूल में 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं, जिसमें से स्टार्टिंग के 2 चैप्टर थ्योरेटिकल थे, जो कि हमने इस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करके किए थे, यानी कि बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स एंड मनी। और जो थर्ड चैप्टर था वो प्रैक्टिकल था। ठीक है, तो अभी तक हम पार्टीशन वैल्यूज़ तक कंप्लीट कर चुके हैं। उससे पहले हमने एक एक्स्ट्रा टॉपिक किया था जो कि था एवरेज, यानी कि मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करना। ये जो नया चैप्टर है इसका नाम है द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, इस चैप्टर में भी हम पीपीटी वाइज या फिर नोट्स वाइज देखेंगे, जिससे आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, आपको वहाँ से नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 मई 1960। ओके, महाराष्ट्र कब फॉर्म हुआ था? 1 मई 1960 को। आप सभी को पता होगा इस दिन महाराष्ट्र दिन भी सेलिब्रेट किया जाता है। द स्टेट इकोनॉमी हैज़ अचीव्ड अ डिस्टिंग्विश्ड स्टेटस एज अ रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ इट्स पीपल, यानी कि यहाँ के लोगों ने मिलकर अपने स्टेट को बहुत आगे तक पहुँचाया है। आगे है, एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2017-18 द स्टेट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 36 डिस्ट्रिक्ट। स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट्स है? 36 डिस्ट्रिक्ट्स है अंडर 6 रेवेन्यू डिविजन्स, और 6 रेवेन्यू डिविजन्स है। वो रेवेन्यू डिविजन्स कौन कौन से हैं? मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती एंड नागपुर। ठीक है, ये कौन से विभाग है? एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि प्रशासकीय विभाग है। ठीक है, सो देखते हैं मुंबई के अंदर कौन कौन से आते हैं। मुंबई डिवीजन के अंदर ठाणे, पालघर, मुंबई, मुंबई सिटी, रायगढ़, रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग। इन पुणे में पुणे, सातारा, सोलापुर, सांगली एंड कोल्हापुर। उसी तरीके से नाशिक विभाग में कौन कौन से आते हैं? नंदुरबार, धुळे, जळगाव, नाशिक आणि अहमदनगर। ठीक है, उसके बाद है अमरावती विभाग में कौन कौन से आते हैं? बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वाशिम और यवतमाळ। और उसी हिसाब से देखा जाए तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से आते हैं? औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, बीड़, परभनी, नांदेड़, लातूर एंड उस्मानाबाद। और लास्ट है हमारा नागपुर डिवीजन में कौन कौन से हैं? नागपुर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, चंद्रपुर एंड गढ़चिरौली। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए हुए हैं अब तक महाराष्ट्र की इकोनॉमी के। फर्स्ट है, महाराष्ट्र इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन दी कंट्री। महाराष्ट्र जो है वो पूरे देश में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड है। सो सबसे पहला कौन है? उत्तर प्रदेश, यानी इंडिया में जिस स्टेट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो है उत्तर प्रदेश, और महाराष्ट्र सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है अपने कंट्री में। 2011 तक अपने महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन थी वो थी 11.24 करोड़। ठीक है, उसके बाद है महाराष्ट्र इज़ द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, मेजरिंग अबाउट 3.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। यानी कि जो इंडिया में अगर जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी जो स्टेट है वो है राजस्थान, और महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे है। ठीक है, कितना एरिया कवर किया है? 3.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट विथ 45.20% ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज़। यानी कि महाराष्ट्र की 45% जो पॉपुलेशन है वो टाउन्स और सिटीज़ में रहती है, इसीलिए ये क्या है? मोस्ट अर्बनाइज स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द सेक्स रेशियो ऑफ महाराष्ट्र वॉज 9 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। सेक्स रेशियो किसका सबसे ज़्यादा है? केरला का। वहाँ पे फीमेल्स की जो काउंट है वो मेल्स की काउंट से ज़्यादा है। किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? पर 1000 मेल्स कितनी फीमेल्स है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो था 929 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, आगे है
द स्टेट लिटरेसी रेट वॉज 82.3% एज पर 2011 सेंसस। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र का लिटरेसी रेट क्या है? 82.3%। ये सारा डेटा आपको याद रखना है, ये अभी नहीं तो आपको आगे जाके बहुत काम आता है। अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं तो फिर आपके ये बहुत काम का है, क्योंकि अभी हमें नॉर्मल लगता है, लेकिन जब आप आगे जाके इस चीज़ के ऊपर और स्टडी करोगे तो आपको लगेगा कि हमें उसी टाइम पे इस चीज़ को एकदम प्रॉपरली कवर कर लेना चाहिए था। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप अभी भी इस पूरे डेटा को एकदम अच्छे से समझ सकते हो। मैं नहीं कहूँगी कि आपको रटना है, बट एटलीस्ट आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्या 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 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र फॉर 2016 and 17 द स्टेट हैड द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ GSDP। GSDP क्या होता है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वैसे स्टेट का भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी कि स्टेट की इनकम कितनी है टोटल। तो 2016 मतलब 2016-17 में स्टेट का जो था वो हाईएस्ट ग्रोथ था किस चीज़ में? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, एंड स्टेट पर कैपिटा इनकम इन कंपैरिजन विद अदर स्टेट्स। अदर स्टेट से कंपेयर किया जाए तो अपने स्टेट का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और स्टेट पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट था, यानी कि अच्छा था। ठीक है, और अपने स्टेट के पास और क्या क्या चीज़ें हैं? अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। सबको पता है नागपुर साइड में, यानी जो अपना विदर्भ साइड है, वहाँ पे हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे पॉपुलेशन सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट है, तो फिर जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी। और उसके अंदर भी इंडिया जो है, इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग पॉपुलेशन है, यानी कि ऐसा एज ग्रुप है जिसे हम अच्छे से यूटिलाइज करके अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर। आगे है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये अब हर जगह हो रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है। आप खुद देख सकते हो, पहले आप सामने बैठ के पढ़ते थे और अभी आप अपने फ़ोन्स पे, अपने स्क्रीन्स पे पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, आगे क्या है? डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो महाराष्ट्र के पास डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इसी वजह से हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर पा रहे हैं। आगे है, महाराष्ट्र इज़ द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर क्रिएटिविटी, स्किल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म। ठीक है, आपको पता है हमें समुद्र किनारा मिला हुआ है, सो टूरिज़्म तो बढ़ेगा ही। ठीक है, उसी के साथ में अपना जो महाराष्ट्र का जो मुंबई है वो अपना इकोनॉमिकल कैपिटल है। ठीक है, तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी है। यहाँ पे हम लोग स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दे रहे हैं और क्रिएटिविटी पे भी। ठीक है, ओके, सो आगे है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर। हमें पता है एग्रीकल्चर सेक्टर और एलाइड एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो किसी भी स्टेट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2017-18 द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ इन द टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड वॉज 12.2। कितना था? 12.2% ड्यूरिंग 2016 and 17 एज अगेंस्ट 15.3% ड्यूरिंग 2001 and 2। यानी कि 2001 and 2 में 15.3% था, जो कि अब 12.2% हो गया है, जिसका मतलब है कि समय के साथ डिक्लाइन होता जा रहा है वो, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर होंगी उसमें। ठीक है, टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिड क्या होता है? ये भी एक नेशनल इनकम या फिर स्टेट इनकम कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड होता है, जो सबसे पहला जिसे कि हम प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, जिसमें हम सबसे पहले ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम जनरल प्रॉब्लम्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, सबसे पहला, डिक्रीज इन द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स लीड्स टू लो फार्म प्रोडक्टिविटी। पहले कैसा होता था? पहले सब लोग एक ही होते थे। ठीक है, तो फिर जो ज़मीन होती थी उसके भी पार्ट नहीं हुए होते थे और सब लोग मिलजुल के काम करते थे। जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन आती जा रही है वैसे वैसे उसी जो लैंड है उसी के छोटे हिस्से होते जा रहे हैं। उसकी वजह से जो फार्म की प्रोडक्टिविटी है, आधा जो हिस्सा होता है वो तो बॉर्डर्स बनाने में ही निकल जाता है। इसी वजह से जो फार्म प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जा रही है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, पहले कैसे होता था? एक ही बड़ा फार्मर होता था, लेकिन अब क्या है? छोटे छोटे फार्मर्स भी उसी में इंक्रीज होते जा रहे हैं।
excessive use of chemical fertilizers and pesticides leading to soil degradation। सबको कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो इसकी वजह से वो लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, और उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, जो सॉइल है उसकी क्वालिटी ख़राब होती जा रही है। एग्रीकल्चरल इनडेप्थनेस मतलब जो फार्मर्स है, जो किसान है, वो कर्ज के नीचे दबता जा रहा है। सो इस वजह से क्या हो रहा है, उसका जो आधा प्रोडक्ट है वो उसको अपना कर्ज वापस करने में, मतलब रीपेमेंट करने में ही उसका आधा जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट हो जाता है। आगे क्या है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड एडवर्स क्रॉप पैटर्न। जो लैंड रिफॉर्म्स है वो जिन लोगों तक पहुंचने चाहिए, पर्टिकुलरली उन लोगों तक प्रॉपरली पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, और जो क्रॉप पैटर्न है उसको भी ठीक ढंग से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, या फिर कहा जाए तो किस टाइम पे क्या ठीक तरीके से करना चाहिए। एक तो जो आधे से ज़्यादा जो फार्मर्स हैं वो बारिश के ऊपर यानी कि नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इस वजह से क्रॉप पैटर्न जो है वो अपने आप ही ख़राब होता जा रहा है। ड्राई लैंड एंड इनएडिकेट इरिगेशन फैसिलिटीज़, ज़मीन सूखी हुई है लेकिन उसके ऊपर जो हमें इरिगेशन की फैसिलिटी चाहिए, जो पानी चाहिए, वो हमें पूरी तरीके से प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सब लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट है, 50% से ज़्यादा तो नेचर के ऊपर यानी कि बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जिस वजह से तो इसी वजह से क्या हो रहा है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है। आगे है लैक ऑफ कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट। तो हम जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है वो शायद कम होती जा रही है। और आगे क्या है, इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्लान्स, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, लैंड रिफॉर्म सही लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहे हैं। सिमिलरली लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज़, जो प्रोडक्ट है वो उसका जो मार्केटिंग फैसिलिटीज़ यानी कि गोडाउन वगैरह, तो जो फार्मर्स है वो उसे प्रॉपरली स्टोर करके नहीं रख पा रहे, तो इसी वजह से वो उन्हें जो प्राइस मिल रहा है उसी पे सेल कर दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, उन्हें प्रॉपर प्रोडक्ट यानी उनको अपने प्रोडक्ट की, अपनी मेहनत की इनकम पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। ठीक है, आगे क्या है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्लाइमेट जो है वो जैसा कि आप अभी देख रहे हो कि चेंज होता जा रहा है, मतलब जिस तरीके से हम अपनी ज़रूरत के लिए नेचर से छेड़छाड़ कर रहे हैं उसी का रिज़ल्ट हमें नेचर दे रहा है। जब हमें बारिश नहीं चाहिए उस टाइम पे ज़्यादा बारिश होके जो लोगों के किसानों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ख़राब हो जा रहे हैं, या फिर जब बारिश की ज़रूरत है तब बारिश हो ही नहीं रही है, इसी वजह से उनके जो काम है वो डिले हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो थे वो कुछ प्रॉब्लम्स थे एग्रीकल्चर सेक्टर के, जिसकी वजह से हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो उसका ट्रेंड है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। सो नेक्स्ट स्लाइड है, मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2017 एंड 18। अभी तक गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स एट रीजनेबल रेट्स, यानी कि अच्छी क्वालिटी की सीड्स कम प्राइस में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। आगे है इंक्रीज नंबर ऑफ आउटलेट्स फॉर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरीके से क्वालिटी सीड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए उसी तरीके से क्वालिटी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो नंबर ऑफ आउटलेट्स है यानी जहाँ से आप ले सकते हो उनके नंबर को इंक्रीज किया है। आगे है डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। इरिगेशन फैसिलिटीज़ सिंचाई करने के लिए जो फैसिलिटीज़ ज़रूरी है, जैसे कि बोर हो गया, पाइपिंग सिस्टम हो गया, कैनल सिस्टम हो गया, तो इन सब चीज़ों में डेवलपमेंट की है। आगे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल पंप्स एंड एफर्ट्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड, यानी कि एग्रीकल्चरल पंप्स कौन से होते हैं, ये भी किसका पार्ट है, इरिगेशन फैसिलिटी का पार्ट है। इनको इलेक्ट्रीफाई किया ताकि जब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत हो, इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड यानी जब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत हो तब हम इलेक्ट्रिसिटी यानी तब गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंस एज पर रिक्वायरमेंट। जिस तरीके से ज़रूरत होगी उस तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस देना यानी कि मनी को प्रोवाइड करना यानी कि मनी हेल्प करना। नेक्स्ट है सेटिंग अप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़। आप सबको पता होगा एपीएमसी मार्केट्स होते हैं, तो एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज सेट किए गए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्रो एक्सपोर्ट जोन, और क्या क्या किया गया है, एग्रो एक्सपोर्ट जोन इस्टेब्लिश किए गए। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए, और ग्रेडिंग और पैकिंग फैसिलिटीज़ भी
इस्टेब्लिश की गई ताकि इफ़ेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। हम देख रहे हैं गवर्नमेंट ने किस तरीके से मेजर्स लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे लाने के लिए या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले एपीएमसी मार्केट इस्टेब्लिश किए गए, एग्रो एक्सपोर्ट जोन इस्टेब्लिश किए गए, हॉर्टिकल्चरल ट्रेनिंग सेंटर्स, ग्रेडिंग एंड पैकिंग फैसिलिटीज़, इन सब को अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश किया या फिर इन सब में इम्प्रूवमेंट की सो दैट एग्रीकल्चरल सेक्टर पे इसका अच्छा इफेक्ट हो सके। आगे है क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन थ्रू द यूज़ ऑफ मास मीडिया फॉर मेकिंग एग्रीकल्चर अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। अभी तक एग्रीकल्चर को किस तरीके से देखा जाता है, मतलब पहले के टाइम पे एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस बेसिस पे था, यानी खुद आप अपने लिए बनाते थे, यानी खुद अपने लिए आप प्रोड्यूस उगाते थे और उसी को आप खाते थे। लेकिन धीरे धीरे जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स वगैरह भी आ गए या फिर आपने अपने ही बनाए हुए प्रोडक्ट में से कुछ प्रोडक्ट साइड में रख के उसे मार्केट में सेल आउट किया। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाना या फिर एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन पहुँचाना मास मीडिया के थ्रू, सो दैट आप जो अपना प्रोडक्ट है उसे सेल आउट करके उससे इनकम अर्न कर सको। ठीक है, और आपका इनकम मींस स्टेट का जो स्टेट इनकम है वो ऑब्वियसली आपका इनकम उसमें ऐड होता है, यानी कि आपकी जो मेहनत है, आप सबकी यानी कि सब लोगों की जो मेहनत है उससे ही स्टेट की इकोनॉमी आगे बढ़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे है इंडस्ट्रियल सेक्टर। अभी हमने कौन सा सेक्टर देखा था, एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हम इंडस्ट्री देखेंगे। महाराष्ट्र इज़ एन इंडस्ट्रियल एडवांस स्टेट। महाराष्ट्र क्या है, इंडस्ट्रियल एडवांस स्टेट है। इंडस्ट्रियल सेक्टर प्ले अ मेजर रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल था उसी तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। इट इज़ द पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब एक्सेस लेबर फ्रॉम द फार्मिंग सेक्टर। फार्मिंग सेक्टर में क्या मतलब जितने लोगों की ज़रूरत है अगर उससे ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो जो उनकी इनकम है वो तो ज़ीरो ही है। मतलब अगर 10 लोग मिलके एक काम को कर रहे हैं तो भी आपकी इनकम 100 रुपीज़ है, और वही लोग 5 लोग मिलके उस काम को करें तो भी इनकम 100 रुपीज़ होगी। तो बचे जो 5 लोग हैं वो एक्सेस लेबर है, तो उस एक्सेस लेबर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया इट हैज़ द पोटेंशियल टू एब्जॉर्व एक्सेस लेबर फ्रॉम द फार्मिंग सेक्टर, यानी फार्मिंग सेक्टर से जो एक्सेस लोग हैं वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ सकते हैं। ठीक है, इट लीड्स टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट्स, जनरेट हायर इनकम्स एंड हायर प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होता है, इनकम ज़्यादा भी बढ़ सकती है, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा बढ़ सकती है और मार्केट का डाइवर्सिफिकेशन होता है। आ जाते हैं अब इस पर। एज पर एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज ASI 2016-17 द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ महाराष्ट्र इज एट द टॉप पोजीशन, यानी यहाँ पे भी महाराष्ट्र कहाँ पे है, टॉप पोजीशन पे है। द शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन द नेट वैल्यू एडेड, दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम और स्टेट इनकम। ठीक है, इज़ अबाउट 18%। इंडस्ट्री का कितना है, 18%। हमने एग्रीकल्चर का देखा था 12.2 और यहाँ पे क्या है 18%। महाराष्ट्र हैज़ ऑल्सो बीन द फर्स्ट चॉइस ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर। महाराष्ट्र डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स का फर्स्ट चॉइस भी है, यानी कि अपनी जो स्टेट है इसका इंडस्ट्रियल सेक्टर भी अच्छे से डेवलप हो रहा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन द अर्ली 1990s द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड अमेंडिंग द नॉर्म्स कैपिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन सेक्टर्स। 1990s में जब LPG आया था, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI के लिए कुछ नॉर्म्स सेट किए थे। The Liberalization Act of 1991 cleared the path of FDI। ठीक है, जब लिबरलाइजेशन हुआ था तो उससे क्या हुआ था, FDI का जो पाथ था वो यानी FDI का रास्ता जो था वो खुल गया था। महाराष्ट्र हैज़ बीन कंसिस्टेंटली रैंक्ड एज द नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन इंडिया। महाराष्ट्र में जो है इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा होती है। द स्टेट has remained in the forefront in terms of FDI inflow in the country. That means कि जो स्टेट है वो हमेशा FDI यानी महाराष्ट्र स्टेट जो है वो FDI इनफ्लो में हमेशा कंट्री में आगे ही रहा है। मतलब अभी तक जो है महाराष्ट्र में जो FDI इनफ्लो होता है वो अभी तक अच्छा ही चल रहा है। अभी हम देख सकते हैं आगे कुछ डेटा दिया है।
The FDI inflows in Maharashtra since April 2000 till September 2017 was 611,760 crores, which is 31% of the total FDI inflow at all India level. यहाँ से आपको अंदाज़ा लग सकता है अप्रैल 2000 से सितंबर 2017 तक जो टोटल इंडिया में इन्फ्लो हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, उसका 31% सिर्फ महाराष्ट्र में हुआ है. ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या है. जनरल प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर. सबसे पहला है डिले इन गवर्नमेंट प्रोसीजर. गवर्नमेंट प्रोसीजर्स, गवर्नमेंट फाइल्स, इन सब चीज़ों में क्या हो जाता है, लेट हो जाता है. इस वजह से ये क्या है, एक जनरल प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियल सेक्टर की. लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्किल डेवलपमेंट. यहाँ पे क्या है, जो आपको काम दिया हुआ है आपको सिर्फ वही काम करना होता है. ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, हम ज़्यादा आगे का नहीं सीख पाते. आपके पास जो पर्टिकुलर काम आपको दे दिया गया, आपको उसी काम को करते रहना होता है. तो इस वजह से स्किल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है वो थोड़ी सी कम हो जाती है. लैक ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी भले आगे चली गई हो, लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जहाँ तक जो प्रॉपर टेक्नोलॉजी है वो अभी तक नहीं पहुँच पाई है इन कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़. डेवलप्ड कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजी और हमारी टेक्नोलॉजी, अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजी थोड़ी सी मतलब इस तरीके से है कि अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुँच पाए. नेक्स्ट है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़. इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ भी थोड़ी फर कमी पड़ जाती है. लैक ऑफ मोटिवेशन टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स. एंटरप्रेन्योर्स मतलब क्या होता है, एक जो क्रिएटर होता है जिसके पास आइडिया होती है और उस आइडिया को वो इम्प्लीमेंट करता है. तो जो नए एंटरप्रेन्योर्स है उनके अंदर मोटिवेशन की थोड़ी सी कहीं कमी रह जाती है. ठीक है, लैक ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की कमी है. इसी वजह से क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को आगे बढ़ने में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं. बट जब ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो जाएंगी, जैसे कि आप नई नई स्किल्स सीख पाओगे, आपके पास और ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अच्छी हो जाएंगी और जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स है वो मोटिवेटेड रहेंगे, तो उसके बाद आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी बूस्ट कर सकता है. ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है. Measures undertaken by the government for industrial development according to Economic Survey of Maharashtra 2017-18. ठीक है, सबसे पहला है सिंगल विंडो सेल. सिंगल विंडो सेल वॉज इनिशिएटेड टू प्रोवाइड ऑल क्लियरेंसेज टू द एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स. मतलब जो आपकी चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंट होंगी. एक सिंगल विंडो सेल्स होंगी, आपको बार बार इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा. एक ही जगह से आप अपना सारा का सारा जो आपका अटका हुआ काम है वो कर सकते हो. ठीक है, आगे महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल मैत्री. ठीक है, Maitri was introduced to provide online consolidated information about the investment process. Maitri किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन दी जा सके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की. ठीक है, नेक्स्ट है अवार्ड्स फॉर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस. स्पेस रेंट सब्सिडीज are provided to small scale industries to encourage participation in international exhibitions. यानी कि अवार्ड्स फॉर एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस क्या होता है कि आपने अपने लिए तो प्रोड्यूस किया, उसके बाद आप बाहर की कंट्रीज़ में भी उसे एक्सपोर्ट कर रहे हो. तो अगर आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसके लिए आपको अवार्ड्स मिलेंगे. स्पेस रेंट सब्सिडीज़, आपको चीज़ें स्टोर करके रखनी है तो उसके लिए आपको सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाएगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, ताकि वो जो उनके इंटरनेशनल एग्जीबिशंस है उसमें अपना पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके. नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ एसीजेड्स. एसीजेड्स क्या होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बूस्ट करते हैं. ठीक है, एसीजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. आगे है महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी MSICDP. इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर द स्टेट टू डेवलप स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज. किस लिए है ये, स्मॉल मीडियम और माइक्रो एंटरप्राइजेस को डेवलप करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इम्प्लीमेंट की थी या फिर ये मेजर्स लिए थे. ठीक है, आगे देखते हैं क्या है. आगे है सर्विस सेक्टर. ओके, सो हमने प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर देख लिया, सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्री देख लिया, और अब थर्ड सेक्टर है जो कि है टर्शरी यानी कि सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर कंसिस्ट ऑफ insurance,
टूरिज्म, रिटेल बैंकिंग, एजुकेशन एंड सोशल सर्विस। सर्विस सेक्टर में क्या क्या होता है? इंश्योरेंस हो गया, टूरिज्म हो गया, रिटेल बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशल सर्विस हो गया, यानी ऐसी चीज़ें जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को असिस्ट करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करती है। It includes provisions of services to business as well as final consumers, यानी ये बिजनेस को भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और फाइनल कंज्यूमर्स को भी। ठीक है, आगे क्या है? सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अभी आपको इजी लग रहा होगा बट ये आगे जाके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देख सकते हो इस पॉइंट को, कि आपसे ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा सेक्टर है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है इकोनॉमी का, यानी इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर है जो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है, तो वो कौन सा सेक्टर है? सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है। आगे है द contribution of service sector to the gross state domestic product has been highest compared to the other sectors in the economy. It was 54.5% during 2017 and 18. देखा आपने बाकी सेक्टर्स कितने थे? 12%, 18%, 15%, बट ये कितना है? 54.5%। मतलब आपको समझ में आया कि इसका ग्रोथ कितना ज़्यादा लेवल पे हो रहा है। आगे है द कोर एरियाज फॉर डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर इंक्लूड फिनटेक यानी फाइनेंस, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस, टूरिज्म एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। ये सारी क्या है? सर्विस सेक्टर की चीज़ें हैं जो कि कोर एरियाज़ है जिनकी वजह से सर्विस सेक्टर डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। आगे है कोर एरियाज ऑफ सर्विस सेक्टर। सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अ साउंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फाउंडेशन इज द की टू ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। दिस एक्ट एज अ मैग्नेट फॉर अट्रैक्टिंग एडिशनल इन्वेस्टमेंट। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ही लोग उसमें और इन्वेस्ट करेंगे। सो दिस एक्ट एज अ मैग्नेट for attracting additional investment into the state and thus provide a competitive edge to it over other states. इसी वजह से बाकी स्टेट से थोड़ा सा हम आगे जा सकते हैं। Adequate infrastructural facilities are an absolute necessity for rapid achievement of sustainable economic growth. अब आगे हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन। एक है इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन और एक है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नेक्स्ट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, और सोशल में हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इट फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसके अंदर आता है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मेजर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या क्या मेजर्स दिए गए हैं अभी तक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए? इंक्रीजिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और उसे स्टोर करना, इसकी जो कैपेसिटी को है वो बढ़ाया जा रहा है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि हर घर तक बिजली पहुंचनी चाहिए, हर गांव में एक एटलीस्ट एक लाइट का बल्ब तो होना ही चाहिए। नेटवर्क इम्प्रूवमेंट, यानी कि हर जगह तक नेटवर्क पहुंचना चाहिए। अगर नेटवर्क पहुंचेगा तो आप मास मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंच सकते हो। अभी बहुत सारे ऐसे कॉर्नर्स हैं, आपको पता है आपके पास 4G नेट होगा, अभी देश 5G की तरफ भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी अपनी कंट्री के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे 2G नेटवर्क भी अवेलेबल नहीं है। सो नेटवर्क इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है। प्रोग्राम्स फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, जो एनर्जी कंजर्वेशन मतलब अभी तक जो हम पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं उनकी जगह पे कुछ ऐसी एनर्जीज़ को यूज़ किया जा रहा है जो कि रिन्यूएबल हो, जिससे कि अपने एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुंचे। जैसे हो गया सोलर एनर्जी, हो गया बायोगैस, हो गया बायोफ्यूल, हो गया। तो इन सब के ऊपर भी प्रोग्राम्स डेवलप किए जा रहे हैं।
ठीक है। मॉडिफाइड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम टू एलपीजी कंज्यूमर्स इन द स्टेट। ठीक है, एलपीजी कंज्यूमर्स को डायरेक्ट बेनिफिट यानी उनको पर्सनली उनके अकाउंट पे बेनिफिट मिलना चाहिए। रोड डेवलपमेंट प्लान्स है 2001 से लेकर 2021 तक के लिए था, इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट विद द टारगेट टू डेवलप 3.37 लाख किलोमीटर ऑफ रोड। कितना? 3.37 लाख किलोमीटर्स। ठीक है, इतना 2021 तक हम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इतना रोड डेवलप कर सके। आगे है मेट्रो रेलवे, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है मुंबई में, नागपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है महाराष्ट्र पोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी was constituted for integrated development of ports. State government is promoting सागरमाला प्रोग्राम। ये सागरमाला प्रोग्राम किस चीज़ से रिलेटेड है? जो कि पोर्ट डेवलपमेंट। ठीक है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पोर्ट लेड डेवलपमेंट। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है स्टार्ट किया था इस सागरमाला प्रोग्राम को। हम इसके ऊपर भी अलग से एक लेक्चर ले सकते हैं या फिर आपको आगे मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ। आगे इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस वॉज 5.45 करोड़ इन महाराष्ट्र एज ऑन 30 सितंबर 2017 विच इज़ हाईएस्ट अमंग ऑल दी स्टेट्स। यानी कि इंटरनेट सब्सक्राइबर्स में भी महाराष्ट्र बाकी स्टेट से आगे है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी हमने क्या देखा था? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम क्या देखेंगे? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। Social infrastructure is also one of the important component of the economy because it improves the quality of human life। यानी कि क्या करता है ये? ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, एज वेल एज स्टिमुलेट्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी इसी के साथ क्या हो रही है? इकोनॉमी डेवलप भी हो रही है। इट नॉट ओनली इम्प्रूव्स द क्वालिटी बट ऑल्सो गिव द पावर टू प्रोड्यूस नॉलेज। ठीक है, ना खाली ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी बढ़ाता है बल्कि उनकी नॉलेज को भी इम्प्रूव करता है, उनके नॉलेज को भी प्रोड्यूस करता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स लिटरेसी प्रोग्राम्स, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ये जो चीज़ें हैं ये क्या कर रही है? क्वालिटी इम्प्रूव कर रही है। और ये जो चीज़ें हैं ये क्या कर रही हैं? उनके नॉलेज को बूस्ट कर रही है, उनके नॉलेज को इम्प्रूव कर रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेजर्स अंडरटेकन टू डेवलप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? इट इज़ कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन नीड। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था नीड क्या होती है? नीड, वांट। तो एजुकेशन क्या है? एक बेसिक ह्यूमन नीड है। इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। एजुकेशन क्या है? बैकबोन है किस चीज़ की? किसी भी कंट्री की सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए। एजुकेशन इज सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। HRD का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन। अगर एजुकेटेड पीपल होंगे, एजुकेटेड पॉपुलेशन होगी तो अपनी इकोनॉमी बहुत अच्छे से डेवलप कर सकती है। बस पॉइंट ये है कि हमें अपने एजुकेशन को, अपने नॉलेज को सही जगह पे यूज़ करना है, उसका यूज़ हमें गलत जगह पे नहीं करना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। देयर आर फोर लेवल्स ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री। अपने कंट्री में जो है एजुकेशन के 4 लेवल्स है: प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? आगे हम देखेंगे प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन में क्या दिया है? द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ इम्प्लीमेंटेड राइट टू एजुकेशन यानी RTE ऑफ चिल्ड्रन in the age group of 6 to 14 years to provide free and compulsory education under the सर्व शिक्षा अभियान। ये सबको पता होना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान के अंडर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने भी राइट टू एजुकेशन है वो 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप के लिए यानी उस एज ग्रुप के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इम्प्लीमेंट किया है। The expenditure of the state government on primary education was 19,486 crores during 2016 and 17। यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्कूल्स दिए हैं, ईयर दिया है, टोटल एनरोलमेंट इन लैक्स, नंबर ऑफ टीचर इन लैक्स एंड प्यूपिल टीचर रेशियो। प्यूपिल टीचर रेशियो क्या होता है? टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो। ठीक है, आप डेटा देख सकते हो अच्छे से। नंबर ऑफ स्कूल्स है 104,971, टोटल एनरोलमेंट्स है 159.86 लैक्स,
नंबर ऑफ टीचर्स है 5.30 lakhs और प्यूपल टीचर रेशियो कितना है 30.1। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन में लिखा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। फर्स्ट वाले में क्या था, सर्व शिक्षा अभियान, इसमें क्या है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। दिस वाज लॉन्च्ड इन 2009 विद द ऑब्जेक्टिव टू improve the access as well as quality of secondary education। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे डेटा दिया हुआ है सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन का। नंबर ऑफ स्कूल्स है 25,737, टोटल एनरोलमेंट्स है 66.15 lakhs, नंबर ऑफ टीचर्स है 2.13 lakhs एंड प्यूपल टीचर रेशियो है 31.1। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक आपको। आगे देखते हैं हायर एजुकेशन। Apart from the universalization of primary education, the government of Maharashtra is taking efforts to expand opportunities in higher education also। यानी कि प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, उसी के साथ साथ गवर्नमेंट हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत कुछ मेजर्स ले रही है। हायर एजुकेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग technical and skilled human resources which is an important input necessary for overall economic development। हायर एजुकेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्किल डेवलपमेंट के लिए, टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए और आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, कुछ डेटा है, देयर आर 22 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आउट ऑफ विच 4 यूनिवर्सिटीज़ आर फॉर एग्रीकल्चर। टोटल कितने हैं 22, उसमें से 4 कितने हैं एग्रीकल्चर के लिए हैं, 1 इज़ फॉर वेटनरी साइंस, 1 इज़ फॉर टेक्नोलॉजी एंड 15 अदर यूनिवर्सिटीज़ फॉर अदर कोर्सेज। ठीक है, फॉर जनरल कोर्सेज। इन एडिशन टू दिस देर आर 21 ऑटोनोमस 21 ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़। ओके, 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 4 private universities and 5 institutes for national importance in the state। ठीक है, आगे है to meet the challenges of liberalization, privatization and globalization, the state enacted the new Maharashtra Public Universities Act 2016। Key focus of this act is to promote academic autonomy and excellence, skill-based education through democratic process in higher education। तो इस एक्ट का क्या मेन फोकस था, टू प्रमोट एकेडमिक ऑटोनॉमी एंड एक्सेलेंस। ठीक है, और स्किल बेस्ड एजुकेशन थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन हायर एजुकेशन। ठीक है, आगे क्या है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम देखेंगे बाकी और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि इंक्लूसिव एजुकेशन, दिस इज़ फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन के लिए क्या क्या है, वेरियस स्कीम्स टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन सच एज फ्री एजुकेशन टिल हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ST बस सर्विस फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स इन रूरल एरियाज़, यानी कि रूरल एरियाज़ में जो गर्ल्स स्कूल जा रही है उन लोगों के लिए ST बस सर्विस फ्री है। बाइसिकल्स टू नीडी गर्ल्स लिविंग विद इन 5 किलोमीटर्स फ्रॉम स्कूल हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। यानी स्कूल के 5 किलोमीटर एरिया में अगर कोई गर्ल रहती है तो उन्हें वो बाइसिकल्स भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद है अडल्ट लिटरेसी। अडल्ट लिटरेसी मतलब टू इंक्रीज अडल्ट लिटरेसी इन द स्टेट, इनोवेटिव स्कीम्स लाइक ईच वन टीच वन। ठीक है, कौन सी स्कीम्स है, ईच वन टीच वन, साक्षर भारत अभियान, ये सारी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की मदद से एडल्ट एजुकेशन के लिए भी प्रमोट किया गया है या फिर इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, याद रखना ईच वन टीच वन एंड साक्षर भारत अभियान। नेक्स्ट है ट्राइबल एजुकेशन। Government of Maharashtra has introduced residential ashram schools in the tribal areas of the states। क्या स्टार्ट किया है, रेसिडेंशियल आश्रम स्कूल्स। ट्राइबल स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड एकोमोडेशंस यानी रहने के लिए जगह, फूड यानी खाना, यूनिफॉर्म्स, एजुकेशन मटेरियल्स यानी जो उन्हें पढ़ाई के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, एंड कंसेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी चीज़ें किस चीज़ से मिली, अदर कंसेशंस जो है ये सब क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। There are 556 यानी 556 aided ashram schools in the state। Government hostel facilities is provided at divisions, districts and taluka levels to encourage tribal students to pursue higher studies।
ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया अच्छे से। नेक्स्ट है हेल्थ सर्विसेज। अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं? हमने एग्रीकल्चर सेक्टर देखा, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर देखा, हमने सर्विस सेक्टर देखा, सर्विस सेक्टर के अंदर हमने एजुकेशन भी देख लिया। अब आगे है हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज में क्या है? देर आर 1814 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, 360 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स इन द स्टेट एज ऑन 31 मार्च 2017। इसके बाद और भी डेवलप हुए होंगे और भी नए इस्टेब्लिश हुए होंगे। ये डेटा 31 मार्च 2017 तक का है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कितने हैं? 1814। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स कितने हैं? 360। और कुछ मिशन है जैसे कि National Rural Health Scheme, National Urban Health Scheme. Government of Maharashtra also emphasized on program to strengthen health scheme in rural and urban areas through these two missions. ठीक है, आगे क्या है? These programs includes health determinants like sanitation, hygiene, nutrition and safe drinking water. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट ने 3 टायर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। Primary tier includes primary health centers and community health centers. Secondary tier includes sub-district hospitals and district hospitals. And tertiary tiers includes well-equipped medical colleges and super specialty hospitals located in the major cities. ठीक है, आगे कुछ और चीज़ें हैं जैसे टूरिज्म हो गया, इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वगैरह, ये सब भी, इन सब के ऊपर भी गवर्नमेंट फोकस करके अपने जो स्टेट की इकोनॉमी है उसे इम्प्रूव करने में लगी हुई है। ठीक है, आगे है कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र। कोऑपरेटिव मूवमेंट इज द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र टू द कंट्री. Cooperative movement is an effective instrument in the economic development of rural areas and improving socio-economic conditions of the underprivileged in the Maharashtra. ठीक है, कोऑपरेटिव जो मूवमेंट है ये महाराष्ट्र स्टेट ने बाकी कंट्री को दिया है। ठीक है, इसी की वजह से रूरल एरियाज़ में प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाया है। The basic nature of cooperative societies is to encourage the values of self-help, democracy, equality and solidarity. ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये किस चीज़ की वजह से डेवलप होती है? कोऑपरेटिव मूवमेंट्स की वजह से। Cooperative movement in Maharashtra was confined mainly to the field of agricultural credit, but subsequent extended to other sectors such as agro-processing, agro-marketing, sugar cooperatives, fisheries cooperative societies, cooperative dairy societies, textiles, हाउसिंग सोसाइटीज़ एंड कंज्यूमर स्टोर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट ने अपना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम किया है। एज ऑन 31 मार्च 2017 देयर वर अबाउट 1.95 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन द स्टेट with about 5.25 lakh members. कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं? 1.95 लाख। अभी तक इतनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 31 मार्च 2017 तक महाराष्ट्र स्टेट में थी। ठीक है, हमें ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई। यहाँ पे आपका ये द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप सजेशन दे सकते हो। यहाँ तक आपका जो इस चैप्टर में जो था वो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था, पूरा डेटा पार्ट था, तो इसी वजह से मैंने नोट्स में ऑलमोस्ट बुक में से हर एक पॉइंट को कवर किया है और आपको इसे 1-2 बार सुनना पड़ेगा और उसके बाद आप जब आप उसे अपने टेक्स्ट बुक में से रीड करोगे तो फॉर श्योर आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। थैंक यू।